वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस के से जो हमारा सीटेट का पेपर 2 होता है उसका प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें हमने ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या है, तो पहले आपके कुछ कथन दिए गए हैं ए और बी, उनको पढ़ के हमें आंसर देना है। तो देखते हैं हम कथन और ऑप्शंस को देखते हैं। पहला कथन हमारा है कि पृथ्वी का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। तो पृथ्वी के खिंचाव बल से हमारा जो सौर मंडल में जो सारे ग्रह हैं वो सब पृथ्वी के खिंचाव बल से बंधे नहीं रहते हैं, जबकि जो आपका सौर मंडल है वो किसकी वजह से बंधा रहता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से बंधा रहता है। तो पहला वाला कथन क्या है, पहला कथन तो आपका गलत है। ओके, दूसरा कथन क्या कह रहा है कि जो बाह्य ग्रह हैं ये सूर्य से बहुत दूर हैं, ये बात तो सही है, लेकिन चट्टानों से बने हैं। तो चट्टानों से ये नहीं बने हैं। तो जो बाह्य ग्रह हैं, बाह्य ग्रह का मतलब देखिए जहाँ पे आपका जैसे आपका कौन सा बुध हो गया, शुक्र हो गया और पृथ्वी मंगल हो गया ना। मंगल और पृथ्वी ये आपके क्या हैं, ये आपके जो हैं आंतरिक ग्रह हैं। इसके बाद आपका जो बृहस्पति आता है, फिर आपका शनि आता है, यूरेनस और नेपच्यून आता है, वो आपका क्या है, ये सभी आपके बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो जो ये बाह्य ग्रह हैं ना, ये आपके गैसों से बने हुए हैं, ठीक है ना। ये आपके गैसों से बने हैं, जबकि आपके ये जो आंतरिक चार ग्रह होते हैं ये आपके चट्टानों से बने होते हैं। जबकि यहाँ पे कह रहा है कि बाह्य ग्रह सूर्य से दूर हैं और चट्टानों से बने, तो ये आपके चट्टानों से नहीं बने हैं, बाह्य ग्रह आपके गैसों से बने हैं। ओके, तो आपका दोनों ही कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, जहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि ए और बी दोनों ही गलत हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कथन वाले क्वेश्चंस को कथन करने के बाद ही आप ऑप्शन देखा करें। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं हैं और इनमें चलने की प्रवृत्ति मतलब ये किस साइड से किस साइड की ओर चलती हैं, ऐसे ये पूछा जा रहा है। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक गर्म जलधारा है, ठीक है ना, हार्ट ओशियनिक करंट है। अब ये किधर से किधर चलती है, जो आपकी गर्म जलधाराएं होती हैं ना, ये गर्म क्षेत्रों की ओर जो है बनती हैं और किधर चलेंगी, ठंडे क्षेत्रों की ओर। अगर आप उत्तर की ओर जाएंगी तो ये उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगी, दक्षिण की ओर जाएंगी तो दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगी। तो अधिकतर जो आपकी गर्म जलधाराएं हैं ये गर्म से जो है आपके ठंडे क्षेत्रों की ओर बहती हैं। तो भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं, जी नहीं, भूमध्य रेखा की ओर तो आपका गर्म वाला क्षेत्र होता है, जो आपके पृथ्वी के बीचों बीच वाला क्षेत्र होता है ये आपका गर्म क्षेत्र होता है। तो ये जो आपकी इस जगह से इधर की ओर बहती हैं, ठीक है ना। तो भूमध्य रेखा की ओर तो नहीं बहती हैं, ध्रुवों की ओर बहती हैं, ठीक है ना, ध्रुवों की ओर। तो गल्फ स्ट्रीम जो जलधाराएं हैं इनमें चलने की प्रवृत्ति ध्रुवों की ओर है, यानी कि ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से किधर चलती हैं, ध्रुवों की ओर चलती हैं। तो ये हमारा बी वाला कथन क्या है, सही है, ठीक है ना, बी हमारा सही है। ना तो भूमध्य रेखा की ओर ना ध्रुवों की ओर, ये भी गलत है। इसके अलावा कुछ निश्चित नहीं है, जी नहीं, निश्चित है, ठीक है ना। जो आपकी ठंडी जलधाराएं हैं वो ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, जो गर्म जलधाराएं हैं वो आपके भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, ठीक है। तो इसका जो है हमारा जो आपकी गर्भ जलधारा है इसका जो है ऑप्शन हो गया क्या, आपका बी हो गया, ध्रुवों की ओर चलती हैं। ओके, अगला देखते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स अबाउट लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है ना। तो ये आपके देशांतर के बारे में दो कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़ करके हमें जो है आंसर देने हैं कि क्या जो है इसमें सही कथन है, क्या आपका गलत है। पहले हम कथन देख लेते हैं। सभी देशांतरी याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। तो देशांतर आप सब जानते हो क्या होता है, जो हमारा पृथ्वी होता है, ठीक है ना। इस तरह से जो हमारी रेखाएं होती हैं ये क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, और जितने भी देशांतर रेखाएं होती हैं उनको यामोत्तर बोला जाता है, देशांतरी यामोत्तर। इनकी जो लंबाई होती है क्या होती है, समान होती है। सारे जो आपके अक्षांश होते हैं वो आपके छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन जो आपके देशांतर होते हैं इन सबकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो पहला कथन तो हमारा सही है। दूसरा, प्रमुख याम्योत्तर का मान 180 डिग्री देशांतर होता है। तो ये आपका क्या है, गलत है। जो आपका प्राइम मेरिडियन है, जिसको आप प्राइम मेरिडियन बोलते हो, जिससे आपका पूरे विश्व का समय निर्धारित होता है, उसको हम प्राइम मेरिडियन यानी कि प्रमुख यामोत्तर बोलते हैं। और उसका मान क्या होता है, उसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है, ठीक है ना। तो 0 डिग्री जो है होता है। तो ये तो आपका दूसरा वाला कथन क्या है, आपका गलत है, पहला वाला कथन सही है। तो जिसमें हमें मिलेगा ए सही है और बी गलत है, वही हमारा सही आंसर होगा। तो पहले ही कथन में हमें मिल जाता है ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स, यानी कि ए आपका सही है और बी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाता है,
सही आंसर हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखिए, अधिकतर आपके सीटेट में आप देखते ही होंगे कि जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ये कथन वाले ही आते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए, बी और सी तीन तरह के जो आपके कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करके हमें सही विकल्प बताने हैं। तो आइए देखते हैं ये आपके तीनों कथन कौन कौन से हैं। पहला ही कथन क्या कह रहा है कि विश्व के ताप कटिबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। तो पहला ही कथन क्या है हमारा, सही है कि जो हमारे ताप कटिबंध होते हैं, देखिए ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश सी रेखा होता है, ठीक है ना। इधर आपका 23.5 होता है, इधर आपका 23.5 साउथ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा। और ऊपर क्या है आपकी 23.5 जो आपका नॉर्थ में है वो आपका कर्क रेखा है। तो जो ताप कटिबंध होते हैं इसको आपका क्या बोलते हैं, ये आपका उष्ण कटिबंधीय जोन है, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, इसके ऊपर वाले क्षेत्र में आपका ठंडा होता है, इसके ऊपर वाले क्षेत्र में ठंडा होता है, और जो है आपके ध्रुव है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड होती है। तो ये सब किसके आधार पर डिवाइड है, तो ये सभी आपके अक्षांशों के आधार पर डिवाइड होते हैं जो आपके ताप कटिबंध होते हैं। तो पहला वाला कथन क्या है, सही है। दूसरा है कि उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। तो ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि देखो अभी मैंने कुछ देर अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बात की कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो रेखाएं जोड़ती हैं वो आपकी अक्षांश रेखाएं नहीं, इनको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है ना। ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं। तो देशांतर रेखाएं ऐसी खड़ी खड़ी सी होती हैं जो आपके उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है उत्तर और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली कार्पेट अक्षांश कहलाती हैं, तो अक्षांश नहीं है, ये क्या है, देशांतर होती हैं। तो बी वाला कथन गलत हो गया। सी वाला कथन देखिए, अब सी वाले कथन में दे रहा है आपका कि सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। तो ये तो हमने पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में बात की कि जितने भी देशांतर रेखाएं होती हैं, इस तरह की जो रेखाएं होती हैं सीधी सीधी, उन सब की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो कथन सी जो है हमारा क्या है, सही है। यानी कि ए और सी जो है ये दो कथन हमारे क्या है, सही है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमें मिल जाता है कि ए और सी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें मिल जाता है, देखिए ओनली ए एंड सी आर ट्रू, केवल ए और सी जो है क्या है, सही है, ठीक है ना। तो बी वाला हमारा गलत था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, सही आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पे देखते हैं भाई क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए एक अध्यापिका ने कक्षाओं में विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चित्रित करने के लिए कहा। तो वह कौन सी नदियों को चाहती है कि छात्र चिन्हित करें। तो देखिए ये जो आपका विंध्य और सतपुड़ा की जो श्रृंखलाएं हैं, इनके बीच से अगर आपने जब आपको थियरी वाली क्लास आप ले रहे थे तो आपने ये पढ़ा था कि विंध्य और सतपुड़ा की श्रृंखलाओं के बीच से कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये आपकी बहती हैं, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदी ये आपकी विंध्य और सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से बहती हैं, और ये आपके पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं ना, नहीं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए आपके ईस्ट से किधर की ओर, वेस्ट की ओर बहते हुए अपना जल कहाँ पे गिराती हैं, अरब सागर में, ठीक है ना। तो अरब सागर में जो है अपना जो है जल गिराती हैं ये नर्मदा और तापी नदियाँ, ठीक है ना। इसके अलावा एस्चुअरी जिसको आप ज्वार नदमुख कहते हो, इसका निर्माण करती हैं। ओके, तो विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखलाओं के बीच में आपके नर्मदा और तापी नदियाँ बहती हैं। तो ये आपको जब पढ़ाया जा रहा था तभी बताया गया था कि ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है नर्मदा और तापी से। क्वेश्चन देखिए अगला क्या है, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में दो कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। महासागरीय धाराओं से संबंधित अभी एक कथन आपको दिया गया था। ओके, अभी आपने पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चंस में देखे थे हम लोगों ने। ये आपको बताया गया था कि जो हमारी गर्म जल धाराएं हैं, जैसे कि आपकी पृथ्वी है, गर्म जल धाराएं हैं वो आपके किधर से, गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्र की ओर बहती हैं, और जो आपकी ठंडी जल धाराएं हैं वो ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर बहती हैं। तो बीच में ये क्या होंगी, ये कहीं ना कहीं तो मिलेंगी ही ये दोनों जल धाराएं, ठीक है ना। तो ये जो है जो जल धाराएं हैं, ये जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र यानी कि मछली वाले क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तो ये बात क्या है, सही है। प्लैंकटन नामक एक घास होती है वहाँ पे ज़्यादा, इस वजह से वहाँ पे मछलियाँ जो है ज़्यादा पाई जाती हैं जहाँ पे गर्म और ठंडी जलधाराएँ क्या होती हैं, मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला कथन जो है, जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं उस स्थान पर नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। ये भी कथन क्या है, सही है, क्योंकि जो है गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने से वहाँ पर कोहरा वाला क्षेत्र बन जाता है,
ठीक है ना, ढेर सारा कोहरा वाला क्षेत्र बन जाता है। इस वजह से ऐसे जगहों पर क्या होता है, नाव चलाने में जो है क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। तो ए भी सही है और आपका बी भी सही है। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें मिल जाता है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यानी कि ए और बी दोनों ही सही हैं। तो हमने कथन देखा ए और बी दोनों क्या है, आपके सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे आप थ्योरी का जो है आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, इसमें यही चीज़ें लिखी गई हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखिए यहाँ पर भी क्या दे रखा है, यहाँ पे भी आपको कथन दे रखे हैं। ठीक है ना, यानी कि प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर की कक्षा में शिक्षिका परितंत्र के विषय में पढ़ा रही है। परितंत्र का मतलब क्या है, आपका इकोसिस्टम। ठीक है ना, इकोसिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा रही है। तो इसमें जो है कौन सी उपयोगी सूचना उसके लिए हो सकती है। तो 3 आपकी यहाँ पे कथन दे रखे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी उपयोगी सूचना हो सकती है, किसके बारे में, आपके इकोसिस्टम यानी कि परितंत्र पढ़ाने के बारे में। इन तीनों में से कौन सी सूचना आपकी सही हो सकती है। तो परितंत्र स्थान विशेष की जलवायु से संबंधित अगर परिस्थिति का अध्ययन कर रहे हो तो क्या वो परितंत्र में शामिल होगा। जी हाँ, शामिल होगा। किसी जो है, अगर आप गर्म रेगिस्तान की बात कर रहे हो तो वहाँ का परितंत्र अलग होगा, जहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है वहाँ का परितंत्र अलग होगा। तो स्थान विशेष की जलवायु से संबंधित अगर परिस्थिति है तो वो भी इकोसिस्टम का ही पार्ट होगा। अधिक वर्षा वाले वन उदाहरण के रूप में हम दे सकते हैं। जी हाँ, हमने अभी अभी बात की कि हम रेगिस्तान के परितंत्र का उदाहरण दे सकते हैं, या फिर अधिक वर्षा वाले जल का वन का उदाहरण दे सकते हैं, या फिर जल के अंदर की चीज़ों को, यानी कि समुद्र के अंदर, या फिर एक छोटे तालाब के रूप में, अगर जो मतलब कि एक छोटे तालाब के अंदर कैसा इकोसिस्टम होगा उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक बड़े समुद्र में कैसा इकोसिस्टम होगा उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो हमारा ए भी शामिल है, बी भी शामिल है, सी भी शामिल है इकोसिस्टम के जो है एग्जाम्पल के रूप में, या फिर उससे संबंधित बातों के रूप में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, तो जिसमें हमारा ए बी सी तीनों ही होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में हमें है कि ए बी और सी तीनों ही जो है क्या है, सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये तीनों जो है आपके परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम से संबंधित बातें करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है कि आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम पाई जाती है। तो जो कि आर्द्रता जो है महासागरों पर सबसे अधिक इसलिए पाई जाती है क्योंकि जो है आर्द्रता का मतलब होता है उसमें जल वाष्प की मात्रा होती है। ठीक है, जल वाष्प की मात्रा होती है। तो आपके समुद्र से जो जल जो है वाष्पित होता है, इस वजह से क्या होता है कि महासागरों पर जो आपकी ह्यूमिडिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। महाद्वीपों पर क्या होती है, ये कम पाई जाती है। तो पहला ही कथन क्या है हमारा, सही है। ठीक है ना, यहाँ पे कथन दे रखे हैं 3, इसके जो है नीचे ऑप्शंस दिए हैं। अगला है कि संघनन जो होता है वो ठंडा होने की मात्रा और हवा के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। तो ये भी हमारा जो है सही बात है। ठीक है ना, संघनन क्या होती है, ठंडा होने की मात्रा और जो है हवा के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करता है। और कथन बी भी हमारा क्या है, सही है। कथन सी जो है हमारा ये क्या कह रहा है, जेट हवाई जहाज जो है इसके पीछे जो सफ़ेद पथ होता है, यानी कि जब आप देखते हो ना कि आप देखते हो कि रॉकेट जा रहा है, ठीक है ना, जेट हवाई जहाज जब आपका जाता है तो उसके पीछे सफ़ेद जो है आपका पूंछ की तरह बनता चला जाता है। आखिर में वो क्या होता है कि वो जो आपके इंजन से नमी निकलती है ना, वो फिर ऊपर जो है क्या होता है कि वहाँ पे ठंडी हो जाती है। ठंडी होने की वजह से ये क्या होती है, संघनित हो जाती है और हमें बादल की तरह वो सफ़ेद रंग की एक पट्टी की तरह दिखाई देती है। ठीक है, तो ठंडा होने की मात्रा पर भी निर्भर करती है, हवा के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करती है। और जो आपका जेट हवाई जहाज के पीछे जो आपका दिखता है वो इंजन की जो नमी निकलती है वो क्या होती है, संघनित हो जाती है। इस वजह से वो हमें सफ़ेद धुएं जैसा दिखता है, सफ़ेद बादल जैसा। ठीक है, तो हमारा कथन ए बी सी ये तीनों ही सही है। ए भी सही है, बी भी सही है और आपका सी भी सही है। तो किस ऑप्शन में हमें मिल जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें मिलता है कि ए बी और सी जो है तीनों ही क्या हैं भाई, हमारे सही आंसर हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ये सही आंसर हो जाता है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो थियरी का तो आप ले सकते हो, आप एक बार पढ़ लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है भाई, वायुदाब के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो ठीक है ना, वायुदाब से संबंधित यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, एयर प्रेशर से संबंधित। इसको आपको बताना है कौन सा सही है। जो आपका समुद्र स्तर होता है उस पर वायुदाब सबसे कम होता है।
समुद्र स्तर पर वायुदाब सबसे कम होता है, ये बात क्या है, गलत है। जो आपका समुद्र स्तर है उस पर आपका वायुदाब सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। वायुदाब उस पर क्या होता है, सबसे अधिक होता है, कम नहीं होता। तो पहला ही कथन क्या है भाई, गलत हो गया। ओके, मतलब कथन नहीं है ये, आपके इसमें 4 ऑप्शन ही दिए हुए हैं, इसमें कथन वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या रहा है, एयर प्रेशर डिक्रीजेज विथ हाइट, ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, वायुदाब घटता है। देखिए समुद्र तल पर जो है वायुदाब सबसे अधिक होता है, उसके बाद जैसे हम धीरे धीरे ऊपर जाते हैं ना तो क्या होता है, एयर प्रेशर कम होता जाता है, तो वायुदाब घटता जाता है। तो बी वाला कथन क्या है, गलत है। मतलब बी वाला कथन क्या है, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही मिल गया। अब देखते हैं सी और डी, अगर अगर बी वाला सही हो गया तो सी और डी गलत ही होगा। तो देखते हैं कैसे गलत होगा। उच्च तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, ठीक है। तो देखिए अगर आपका तापमान हाई होगा, जहाँ पे जो है गर्मी के मौसम में आपको ठंडी हवा मिलती है, कभी नहीं मिलती, यानी कि तापमान अगर आपका ज़्यादा होगा तो वायु जो होती है वो ठंडी नहीं होगी, क्या होगी, गर्म होगी, ठीक है। ये भी सी वाला भी हमारा गलत हो गया। इसलिए डी वाले में क्या है, डी वाला क्यों गलत है, ये कह रहा है कि कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। तो देखिए जहाँ पे तापमान कम होता है, यानी कि जहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी ना, वहाँ पे जो है एयर जो होगा वो ऊपर नहीं उठता, वो नीचे निमज्जित हो जाती है, यानी कि आपके सतह पे जो है ज़्यादा निमज्जित होती है। जब हवा गर्म होती है तब वो ऊपर उठती है। यहाँ पे कह रहा है कि तब कम तापमान वाले क्षेत्रों में हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जी नहीं, जहाँ पे ज़्यादा तापमान होगा वहाँ की हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है। जहाँ पे ठंड होता है वहाँ की हवा जो है नीचे ही क्या होती है, निमज्जित हो जाती है, यानी कि नीचे ही आपकी स्टोर रहती है, ठीक है, गर्म होकर वो ऊपर नहीं उठती। तो इसीलिए आपका डी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हमारा क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। यहाँ पे भी हमें जो है निम्नलिखित कथनों में से ए बी सी पर विचार करने हैं और सही विकल्प बताने हैं, यानी कि 3 कथन दिए हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, इनको जो है हमें पढ़ना है, उसके बाद जो है हमें सही आंसर बताना है। तो आइए देखते हैं, इसमें तीनों कथन पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शंस देखते हैं। मानव बस्तियां जो होती हैं वो इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया है, ठीक है ना। तो ये भी कि ये पहला वाला कथन क्या है, सही है, क्योंकि मानव बस्तियां जो है जहाँ पे मानव अपना बसता है वहाँ पे वो अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है, ठीक है ना। तो पहला वाला कथन क्या है, हमारा सही है। दूसरा है कि एक आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई योगदान नहीं है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि एक आदर्श, अगर आपको किस जगह पे रहना है इस बात का चुनाव करना हो, एक आदर्श बसाव स्थान आपको चुनना हो कि हमें कहाँ पे रहना है, तो क्या आप प्राकृतिक दशाओं को नेग्लेक्ट कर दोगे, जहाँ पे साल भर बर्फ़ पड़ती रहेगी, क्या आप वहीं पे रहोगे, या फिर जहाँ पे आपका गर्मी ठंडी और जो है बरसात तीनों मौसम आते रहेंगे वहाँ पे रहना पसंद करोगे। तो आप जो है प्राकृतिक दशाओं का योगदान होता है हमें जो है आदर्श बसाव की स्थिति को चुनने में, यहाँ पे कह रहा है कोई योगदान नहीं है, तो बी वाला कथन क्या है, गलत है। ओके, सी पे देखते हैं। केवल जब मनुष्य ने फसलें उगाना प्रारंभ किया तब उनके लिए अस्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। जी हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि पहले क्या था, मनुष्य जो है शिकार करता था तो इधर उधर घूमता रहता था, ठीक है, जहाँ पे उसको शिकार मिल जाता था वहाँ चला जाता था। लेकिन फिर जब धीरे धीरे मनुष्य ने फसल उगाना प्रारंभ किया तब वो जो है एक जगह पर अस्थायी रहना जो है प्रारंभ किया उसके बाद। तो कथन जो है सी भी सही है, ए भी सही है, बी हमारा गलत था। तो जिसमें ऑप्शन हमें मिल जाएगा ए और सी सही है, वही हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए आप, यहाँ पे मिल रहा है कि ओनली ए एंड सी आर ट्रू, केवल ए और सी क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या हो जाता है, इसमें सही आंसर हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। यहाँ पे है भाई कि यहाँ पे भी आपके 3 कथन दे रखे हैं ए बी सी, इसको जो है हमें देख करके आंसर बताने हैं। तो देखते हैं भाई कौन कौन से कथन दे रखे हैं और क्या आपके आंसर्स हैं। सॉरी, पहला कथन क्या है कि पृथ्वी पर जल न तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। ये बात सही है, क्योंकि जो हमारा जल है वो क्या होता है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित होता है, यानी कि जो आपका पानी होता है वो वाष्प बनकर बादल बनता है, फिर बादल बनकर क्या होता है, बरसता है, फिर वो जो है फिर वाष्प होकर, इस तरह से ये जल चक्र चलता रहता है। तो पृथ्वी पर जल की मात्रा को बढ़ाया नहीं जा सकता, ना ही घटाया जा सकता है। पहला कथन हमारा सही है। केवल 2.7% पृथ्वी का पानी मानव उपयोग के लिए उपयोग है, ठीक है ना, यानी कि पृथ्वी पर पानी तो बहुत है
लेकिन केवल 2.7% ही ऐसा पानी है जो आपका मीठा पानी है, जो आपके पीने लायक पानी है। ठीक है ना, तो ये भी हमारा कथन क्या है, सही है, बी वाला भी। सी देखते हैं, जल एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि आपका रिन्यूएबल सोर्स है। ठीक है, तो ये आपका रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है ना, यानी कि जल आपका फिर से प्राप्त किया जा सकता है। जल आपका अभी आपको बताया गया कि ये कभी समाप्त मतलब कि बढ़ नहीं सकता, ना ही घट सकता है। जितना पानी है वही जो है आपका रिसाइकल हो रहा है, चक्रीय रूप में चल रहा है। तो ये आपका क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, इसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सी वाला भी कथन सही है, बी वाला भी कथन सही है, ए वाला भी कथन सही है। तो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है हमें? हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ए बी और सी ऑल आर ट्रू, यानी कि तीनों ही हमारे क्या हैं, सभी जो है हमारे सही है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 क्या बोलता है भाई? 12 में दिया है कि एक टीचर जो है ये क्या कर रही है, प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपने कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है, यानी कि जो आपके मिनरल्स हैं, जिसको आप मिनरल्स बोलते हो, खनिज पदार्थ बोलते हो, इसके बारे में चर्चा करना चाहती है। निम्नलिखित में से किस उदाहरणों को उसे अपनी कक्षा में उपयोग में लाना चाहिए? यानी कि यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, देखिए। अब देखिए, आपको ए बी सी डी देख के लगेगा कि यही ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन यहाँ नहीं है। ऑप्शन आपके यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये हमें विशेष रूप से सीटेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त ध्यान देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें वो आपके खनिज के जो है खनिजों के बारे में बात करने के लिए उदाहरण के रूप में दे सकती है। तांबे को दे सकती है, जी हाँ, तांबे को दे सकती है। तांबा भी आपका क्या है, खनिज पदार्थ है, ज़मीन की इसको खुदाई करके निकाला जाता है। अब्रक क्या है, माइका, माइका भी क्या है, खनिज पदार्थ है। नमक भी आपके मिनरल्स में आते हैं। ठीक है, नमक भी आपके मिनरल्स में आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चूना पत्थर जो है, ये भी क्या है, एक खनिज पदार्थ है। ठीक है ना, ज़मीन के अंदर से इसको भी खोद खोद के निकाला जा रहा है। तो ये सभी जो है आपके क्या है, खनिज पदार्थ हैं। तो ये चारों का एग्जाम्पल दे सकती है अगर आपके वो क्लास में खनिजों के बारे में पढ़ा रही है। ओके, तो कौन से ऑप्शन में हमें मिल जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर, ये चारों ही आपके ऑप्शन नंबर डी में मिल रहे हैं। ए बी सी और डी, ये सारे जो है हमारे जो है खनिजों के उदाहरण के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में हमें जो है दिया गया है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, ए और बी दिया गया है, इसके हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है ये फसल कौन सी है। ओके, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। दोमट मिट्टी की आवश्यकता होगी, यानी कि गर्म होनी चाहिए जलवायु, आर्द्र जलवायु होनी चाहिए और दोमट मिट्टी होनी चाहिए। तो इसमें ये फसल उगेगी। इसके अलावा इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त है, यानी कि पर्वतीय ढाल होने चाहिए, उस पर ये फसल जो है ज़्यादा अच्छे से होती है। तो ये पहला ही ऑप्शन है चाय। तो चाय के लिए तो देखिए दोमट, यहाँ पे लिखा है कि दोमट मृदा, तो चाय के लिए कौन सी मृदा अच्छी होती है? तो लैटेराइट मृदा होती है। तो पहले तो ये आपका गलत हो गया, चाय तो नहीं होगा। कॉटन की बात करो तो कॉटन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि कपास जो है ये काली मिट्टी में सबसे अच्छी तरह से उगता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में कपास भी नहीं होता। इसके अलावा जो आपका चावल वाला ऑप्शन है, ये भी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ये रख रखा है कि यहाँ पे फसल वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त है। तो पर्वतीय ढाल पे चावल नहीं उगाई जा सकती है, क्योंकि चावल को जो है पानी की जो है ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, और पर्वतीय ढाल पर पानी नहीं रुकता है, वो सीधा नीचे चला आता है। ठीक है, तो डी भी गलत हो गया। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, जो कि क्या है, कॉफ़ी। ठीक है ना, कॉफ़ी के लिए दोमट मृदा होनी चाहिए, गर्म और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, और पर्वतीय ढाल पर जो है ये काफ़ी उगाई जाती है। तो आपको पता है कि कर्नाटका में, केरल में और तमिलनाडु वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। ओके, तो ये हमारे जो है क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है समझ में आए होंगे। तो पढ़ाई के लिए थोड़ा सा समय निकाल कर पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो, चैनल को आप शेयर कर देना, और इसे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।